अगर वो पॉइंट पी एक्स वाई कोई प्लेन में दिया गया है तो उससे कितने बात को पता कर सकते हैं। बात नंबर पहला क्या निकाल सकते हैं, पहला इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ओपी वेक्टर का मान कितना होगा। दूसरा जो सवाल बनेगा कि ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तीसरा क्या सवाल बनता है उस पर ध्यान देना। तीसरा सवाल बनेगा कि ओपी वेक्टर के अनुदिश यूनिट वेक्टर कितना होगा। यूनिट वेक्टर। चौथा जो सवाल इससे बनता है, ओपी के अनुदिश लैम्डा परिमाण वाला वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं ना है। ओपी के अनुदिश लैम्डा परिमाण वाला वेक्टर। पांचवा इसे जो सवाल बनेगा वो पूछेगा तुमको ओपी का डायरेक्शन रेशियो। और जो छठा सवाल पूछेगा और वो तुमसे पूछेगा कि ओपी का डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है। कितने सवाल बन सकते हैं। प्लेन में अगर एक बिंदु दे दे, बिंदु जैसे एक्स वाई हमने जनरल फॉर्म लिया है, एक्स वाई की जगह तुमको 3 4 दे देगा, 5 6 दे देगा, 7 8 दे देगा, जो इच्छा करे वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी पॉइंट दे सकता है। और अगर पॉइंट दे देगा और तुमसे सवाल क्या पूछेगा कि बताओ ओपी वेक्टर का मान कितना होगा, मोड ऑफ ओपी का मान कितना होगा। समझ रहे हो ना। फिर पूछेगा कि ओपी के अनुदिश यूनिट वेक्टर कितना होगा, ओपी के अनुदिश लैम्डा परिमाण वाला वेक्टर कितना होगा, ओपी का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा और ओपी का डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा। ये 6 बातें पूछ सकता है तुमसे। ये तुमको मैथ में भी काम आएंगे। फिजिक्स से ज्यादा तुमको उपयोग होगा किसमें, मैथ में। और मैथ में भी तुमको वेक्टर चैप्टर पढ़ना है। मैथ में क्या पढ़ना है, वेक्टर चैप्टर पढ़ना है। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं वो दोनों के लिए कॉमन कॉन्सेप्ट है, मैथ के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी। इस पूरे कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद मैथ वाला जो बुक है तुम्हारे पास, उस बुक से इसका क्वेश्चन भी बनवा देंगे। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि प्लेन में कोई एक बिंदु दिया हुआ रहेगा और कितने सवाल तुमसे पूछ सकता है, 6 तरह के सवाल। अब चलो आओ देखते हैं कि इन 6 तरह के सवाल को आखिर कैसे बनाएं। सबसे पहले पॉइंट पी एक्स वाई का मतलब समझते हैं। नियामक ज्यामिति अगर तुम लोगों ने पहले से पढ़ा है तो बातें समझ में आ जाएगी बहुत आराम से। ध्यान देना, बातें क्या है वो समझते हैं। ये तुमको तो सबको पता होगा, ये क्या है, एक लाइन है, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये भी एक लाइन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाई एक्स कहते हैं। ऊपर में एरो लगा सकते हैं। तो पता हो गया कि एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, और ये तुम्हारा क्या है, ओरिजिन। इतना सबको पता है। एक्स ओ एक्स डैश को क्या कहते हैं हम लोग, एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। जबकि वाई ओ वाई डैश को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और ओ को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, जिसका नियामक कितना होता है, 0। मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, 0 0। इतनी बातें सुन। हमने बताया कि एक पॉइंट दिया गया है प्लेन में। इस प्लेन में एक क्या दिया गया है, पॉइंट दिया गया है। और वो पॉइंट मान लेते कहीं पर, यहाँ पर मान लेते, वो पॉइंट ले लेते। पॉइंट हम कहाँ ले लिए, यहाँ। ये पॉइंट मान लो कि यहाँ ले लिए, दिखाई दे रहा होगा इसको। और इस पॉइंट का नाम रखिए पी। पॉइंट का नाम क्या रखे, पी एक्स वाई। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके मतलब समझते हैं। इसके मतलब क्या होते हैं, इसके मतलब क्या होते हैं। तो मतलब के लिए हमने बताया था कि कभी भी प्लेन में किसी पॉइंट को समझना होगा, उस पॉइंट से क्या करते हैं, लंब डालते हैं। तो
चलो इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, लंब डालेंगे। इस पॉइंट से अगर लंब डालेंगे तब देखो क्या होता है। अगर हम इस पॉइंट से लंब डालते हैं, क्या डालते हैं, अगर लंब डालते हैं तब ध्यान देना क्या होगा। मान लो यहाँ से हमने क्या किया, लंब डाल दिया, दिखाई दे रहा होगा, ये तुम्हारा लंब डाल दिया। दो मतलब होते हैं, एक यहाँ से और एक ऑरिजिन से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, ये दोनों दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो xy जो लिखा गया है, ये जो तुम्हारा x है और ये कितना है, x जो दूरी होता है, मान लेते हैं जहाँ कटा वो पॉइंट मान लेते हैं कितना है, m है। समझो, बोर्ड पे ध्यान देना, जहाँ पर दोनों कटा वो कितना है, m है। तो ये जो ऑरिजिन जो दिखाई दे रहा है, ऑरिजिन से लेकर के यहाँ तक के जो डिस्टेंस है वो क्या मान लेते हैं, वो x है। यानी x नियामक जो इसका दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली में यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है, लंबाई होता है। और y नियामक जो दिखाई दे रहा है तुम्हें, वो यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है, लंबाई होता है। बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो आगे देखते हैं। हमें पता है एक दूसरे पर ये तुलना, ये क्या होता है, लंब होता है। एक बात और समझते हैं, ये तो x हो गया। अच्छा, हमने पढ़ रखा है पहले से कि एक शख्स के जो अनुदिश यूनिट वेक्टर जो होता है, एक शख्स के जो अनुदिश यूनिट वेक्टर होता है वो कितना होता है, एक शख्स के अनुदिश यूनिट वेक्टर कितना होता है। तो हमने बताया था कि आई कैप होता है। क्या होता है, आई कैप का मतलब एक शख्स के अनुदिश यूनिट वेक्टर। बताओ वाई एक्स के अनुदिश यूनिट वेक्टर कितना होता है, जे कैप होता है। वाई एक्स के अनुदिश यूनिट वेक्टर कितना होता है, जे कैप होता है। जे, कोई दिक्कत। अब तुमको एक बात पढ़ाए थे जब यूनिट वेक्टर पढ़ा रहे थे, तो बताए थे कि अगर किसी मान लेते एक शख्स के अनुदिश, अगर हमें वेक्टर पता करना है, यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर पता करना, तो कैसे पता करेंगे, परिमाण में यूनिट वेक्टर से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं परिमाण में। तो हमें पता, अगर तुमसे पूछा कि बताओ पी एक्स वाई जो प्लेन में जो बिंदु दिया गया इसका मतलब क्या होता है, पी एक्स वाई जो प्लेन में बिंदु दिया इसका मतलब, तो हमने यही देखा कि ओ एम का मान कितना हो गया, x हो गया, और एम पी का मान कितना हो गया, एम पी का मान कितना, समझ में आया। पी एक्स वाई अगर पॉइंट दिया गया है प्लेन में, इसका मतलब हो गया कि ओ से एम की दूरी कितना हो जाएगा, x, और एम से पी की दूरी कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आगे समझ लेना। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ ओ एम का मान अगर पता है, तुमसे पूछे कि बताओ ओ एम वेक्टर कितना होगा, ओ एम वेक्टर कितना होता है, कैसे ओ एम वेक्टर निकाल सकते हो। अगर तुमसे पूछ जाए कि बताओ भाई ओ एम वेक्टर कितना होगा, तो हमें पता है वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, परिमाण तो दे ले हैं, परिमाण इसका कितना है, x है, परिमाण में किससे गुना करते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर कितना है, एक शख्स के अनुदिश आई कैप, तो x इंटू कितना हो जाएगा, आई कैप। अच्छा, एमपी वेक्टर का मान बताओ, एमपी वेक्टर कितना हो जाएगा, वाई जे कैप, तो वाई जे कैप, क्योंकि वाई अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर जो है इसके अनुदिश, इसके डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर वो कितना है, जे कैप है, कितना है, जे कैप है। तो दो बातें तो समझ में आ गई। यानी प्रश्न में अगर कोई बिंदु अगर पी एक्स वाई दिया हुआ है, तो एक मतलब तो हमने समझ लिया कि ये वाला होता है। लेकिन अगर वेक्टर में समझा तो एम वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, एक्स आई, और एमपी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, एमपी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, वाई। क्यों होगा, बात समझ में आ रहा है। सबका रीजन समझते चलना, रटना कुछ नहीं, ठीक है ना, कहाँ से कौन बात आया, इन बातों को समझते चलना। अब तुमसे मान लेते हैं पूछा है, बताओ भाई ओपी वेक्टर का मान कितना होगा, ओ से लेकर के पी तक, इसका अगर वैल्यू पूछेगा तो कैसे निकालोगे, इसका अगर वैल्यू पूछेगा तो कैसे निकाल पाओगे। ध्यान देना, दिखाई दे रहा है। तुमसे पूछ क्या रहा है, ओपी वेक्टर का मान कितना होगा, किसका मान पूछ रहा है, ओपी वेक्टर। तो हमें पता है, एक बात तो पता होगा तुम्हें कि बताओ ये इसका डायरेक्शन किधर है,
इधर है, इसका डायरेक्शन किधर है और इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन कभी भी मूल बिंदु के तरफ नहीं होता है और जिन की तरफ तो डायरेक्शन कभी होगा नहीं, तो इसका जब भी डायरेक्शन होगा तो ऊपर की ओर होगा। हम लोग ट्रायंगल्स ला पढ़े होंगे और हम लोग अगर बात कर ले त्रिभुज ओ एम पी में, इसमें त्रिभुज में चले, त्रिभुज ओ एम पी में चले, त्रिभुज ओ एम पी में अगर इस त्रिभुज में अगर चले तो क्या तुमको देखने को मिलेगा, ध्यान दे, इधर देखो, अगर त्रिभुज ओ एम पी में चलेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, ओ एम पी में अगर चले तो देखने को मिलेगा, हम बताए थे कि दो सदिश को कब जोड़ा जा सकता है, जब पहला वेक्टर का अंतिम बिंदु और दूसरा वेक्टर का आदि बिंदु एक जगह पर हो, पहला वेक्टर का अंतिम बिंदु और दूसरा वेक्टर का आदि बिंदु एक जगह पर हो तब जोड़ सकते हैं। तो बताओ इसमें से किसको किसको जोड़ सकते हैं, किसको लग रहा है जोड़ सकते हो, तो इस वेक्टर का अंतिम बिंदु यहाँ पर और इस वेक्टर का आदि बिंदु यहाँ पर, इसका मतलब ओ एम और एम पी को जोड़ सकते हो, यानी लिख सकते हो ओ एम प्लस एम पी, ओ एम प्लस कितना लिख सकते हैं एम पी, और ओ एम प्लस एम पी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, ओपी वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि ओ एम और एम पी को जोड़ेंगे तो इसका डायरेक्शन आदि बिंदु से इसके अंतिम बिंदु की ओर होगा। इतनी बातें समझ में आएगी। अर्थात हम लोग ओपी वेक्टर का अगर वैल्यू लिखें, ओपी वेक्टर का मान लिखें तो ध्यान देना, ओपी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, तो ओ एम वेक्टर का मान ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना है एक्स आई है, तो एक्स आई क्या लिख दिए प्लस, ओपी वेक्टर का मान कितना है वाई, तो पहला देखो जो पूछा जा रहा था, क्या पहला बात हमने निकाल लिया, पहला तो ये पूछा जा रहा था ना कि ओपी वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, तो एक्स आई कैप प्लस कितना हो जाएगा वाई से कैप होगा। कितनी बात है समझ में आ गई, चलो तो एक चीज तो निकल गया ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर निकालने आया सबको, यानी सवाल तुमको अगर रहेगा ना, देखो सवाल क्या रहेगा और कितना आसानी से तुम प्रश्न बना सकते हो। क्वेश्चन ऐसा रहता है, क्वेश्चन परीक्षा में ऐसे देगा कि P जिसका नियामक P34 प्लेन में दिया गया एक बिंदु है, प्लेन में दिया गया एक बिंदु है, एक बिंदु, तो पहला सवाल क्या पूछ सकता है, तो पहला पूछेगा कि ओपी वेक्टर का मान कितना होगा, ओपी वेक्टर का मान कितना होगा, तो ओपी वेक्टर का मतलब हम लोगों ने पढ़ा क्या, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा एक्स आई और प्लस कितना वाई से पढ़ा, एक्स का वैल्यू देखो ये एक्स नियामक होता है, ये कौन सा नियामक है, वाई नियामक, तो एक्स नियामक कितना दे रहे 3, 3 आई हो जाएगा, एक्स नियामक कितना है 3 है तो 3 आई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलो, और प्लस कितना हो जाएगा 4, तो आराम से हम लोगों ने ओपी वेक्टर निकाल लिया, कोनो दिक्कत नहीं, और परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते, समझ में आ गया, बहुत आसान है। अब थोड़ा सा आगे ध्यान दें, ओपी वेक्टर पता चल गया, अब हम निकालते जानते हो क्या, अब दूसरा बात हम निकालते हैं ओपी का परिमाण, परिमाण समझते हो, ओपी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमने बताया था कि एक प्रकार का क्या होता है लेंथ होता है, एक प्रकार का लेंथ होता है, तो यहाँ से यानी O से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस होगा यही क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को पता है कि समकोण त्रिभुज है तो इसकी जो लंबाई हो जाएगा वो कितना जाएगा √x² प्लस होगा कि नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसका परिमाण अगर निकालना हो तो परिमाण निकाल सकते हैं, √, कितना हो जाएगा x² प्लस, परिमाण निकालने आ जाएगा, यानी कि I का जो गुणांक होगा उसका स्क्वायर कर लेना और जो J का गुणांक होगा उसका क्या कर लेना स्क्वायर कर लेना। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब इसी का तुमको पूछ देगा कि बताओ भाई ओपी का परिमाण कितना होगा, तो आराम से निकाल सकते हैं, I का गुणांक 3 तो 3 का स्क्वायर और J का गुणांक 4 तो 4 का स्क्वायर, 3 3 कितना हो जाएगा 9, 7 चौका 16, 16 9 कितना 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो बहुत आराम से हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब आगे चलें, ध्यान देना, ओपी वेक्टर इतना, आगे अगर चलें तो देखो नेक्स्ट जो हमें समझना है वो है, तुमसे क्या पूछ सकता है, ओपी के अनुदिश यूनिट वेक्टर पूछ सकता है, तीसरा, ये तो दूसरा बात हो गया। तीसरा अगर बात पे ध्यान दे,
तो ओपी के अनुदिश, किसके अनुदिश? ओपी के अनुदिश, ओपी के अनुदिश यूनिट वेक्टर पूछ सकता है। ओपी के अनुदिश यूनिट वेक्टर पूछ सकता है ना। ओपी के अनुदिश यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? तो बताया था कि किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो ना तो उसके परिमाण से क्या करते हैं? भाग देते हैं। चलो इस वेक्टर का तो नाम है ओपी वेक्टर, ठीक। और इसके परिमाण से अगर हम भाग दे दे तो कौन सा वेक्टर निकल जाएगा? यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। जैसे अगर तुमको यहाँ अगर सवाल पूछता है, ये सवाल दिखाई दे रहा है, यहाँ अगर सवाल पूछता कि बताओ क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा था, पहला था, और ये क्वेश्चन नंबर तीसरा पर अगर ध्यान दे, तीसरा तुमसे पूछा कि बताओ भाई ओपी के अनुदिश यूनिट वेक्टर कितना होगा? ओपी के अनुदिश यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ओपी के अनुदिश यूनिट वेक्टर कितना होगा? ओपी के अनुदिश यूनिट वेक्टर कितना होगा? ये पता करना हो तो आराम से पता कर सकते हैं। ओपी में परिमाण से क्या कर देंगे? कभी भी यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसके परिमाण से क्या कर दो? भाग दे दो। ओपी वेक्टर का मान ऑलरेडी तुम लोग निकाल चुका है, 3i प्लस कितना है? 4j, और इसका परिमाण भी निकाल चुका है, कितना है? तो आंसर हो जाएगा 3/5 लिख सकते हो, प्लस 4/, क्या लिख सकते हो? 5, और ये क्या लिख सकते हैं? इतनी बातें समझ में आ गया? अब चलो आगे। तो हम लोगों ने तीसरा सवाल भी देख लिया कैसे बनाते हैं। चौथा सवाल को ध्यान देते हैं। चौथा सवाल क्या है? ओपी के अनुदिश, ओपी के अनुदिश लैम्डा परिमाण वाला वेक्टर, लैम्डा परिमाण वाला वेक्टर, लैम्डा परिमाण वाला वेक्टर कितना हो जाएगा बताओ? तो बताया थे सबसे पहले अगर लैम्डा परिमाण वाला वेक्टर निकालना, किसी भी परिमाण का अगर वेक्टर निकालना तो सबसे पहले इसे क्या बनाना होगा? यूनिट वेक्टर। सबसे पहले क्या बनाना होगा? यानी इसका परिमाण कितना करना होगा? 1 करना होगा, और फिर लैम्डा परिमाण करने के लिए लैम्डा से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो पहले यूनिट वेक्टर बना लो, ओपी और बटा कितना हो जाएगा? मोड ऑफ ओपी। ये कौन सा वेक्टर बन गया? यूनिट वेक्टर बन गया। ये कौन सा वेक्टर बना? यूनिट वेक्टर। अगर इस यूनिट वेक्टर में लैम्डा से गुना करते हैं, इस यूनिट वेक्टर में किससे गुना कर दें? लैम्डा से गुना कर दें, तो बताओ अगर इस यूनिट वेक्टर में लैम्डा से गुना कर देंगे तो बताओ लैम्डा परिमाण वाला वेक्टर बना कि नहीं बना? बन गया। अब इसी में सवाल तुमको देखो कैसे पूछ सकता है। हम लोगों ने तीसरा सवाल देख लिया था। चौथा जो सवाल तुमसे पूछेगा ना, ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछेगा? तो 4 पूछेगा, सवाल ऐसे कहेगा कि बताओ ओपी के अनुदिश, किसके अनुदिश? ओपी के अनुदिश लैम्डा की जगह कोई संख्या दे देगा। ओपी के अनुदिश कह देगा कि मान लेते, कह देगा कि 2 परिमाण वाला, कितना परिमाण वाला? 2 परिमाण वाला वेक्टर निकालें। 2 परिमाण वाला क्या निकालें? वेक्टर निकालें। तो 2 परिमाण वाला अगर वेक्टर पता करना हो कैसे निकालें? बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? यानी इसके परिमाण से क्या कर लेंगे, और फिर इसमें जितना परिमाण का कह रहा होता है क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यूनिट वेक्टर हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। यूनिट वेक्टर निकाल चुके हैं, कितना आया था? तो देखो ये 2 हो गया। ओपी वेक्टर का मान तो दिया हुआ था 3i और प्लस कितना? 4j, और मोड ऑफ ओपी का मान कितना दिया हुआ था? 5। ये 2 से गुना कर लोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, अब बटा कितना? 5 है, और प्लस 4 दूनी 8 बटा कितना? कोई दिक्कत? 4 सवाल तुम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, 5 के लिए थोड़ा सा ध्यान देना। देखो ठीक है, पूरा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना? 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा ध्यान देना। 5 क्या कहता है? 5 बहुत ही आसान सा एक बात पूछ देता है। 5 क्या है? 5वां एक इसमें इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। समझते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन कहते किसको? डायरेक्शन कहते किसको? इसको हिंदी बोलते हैं दिक् कोज्या। दिक् कोज्या, कोज्या, कोज्या का मतलब होता है कोसाइन। कोसाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? कोज्या। अब बताओ डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं किसको? तो बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है, ध्यान देना।
अक्षों के द्वारा अक्षों के द्वारा बनाए गए कोण, अक्षों के द्वारा बनाए गए कोण के कोसाइन को, अक्षों के द्वारा बनाए गए कोण के कोसाइन को क्या कहते हैं हम लोग? कोण के कोसाइन को क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। बताओ अक्षों के द्वारा अक्ष टोटल कितने होते हैं? 2D में देखा जाए तो 2 होता है, एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष। कोई भी अगर लाइन है, अगर वह लाइन x अक्ष के साथ कोण बनाएगा और फिर y अक्ष के साथ भी कोण बनाएगा, तो x अक्ष के साथ और y अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उस कोण के कोसाइन को क्या कहते हैं हम लोग? यही डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। यही 3D में चलोगे ना तो एक z अक्ष बढ़ जाएगा, कौन सा अक्ष बढ़ेगा? z अक्ष बढ़ेगा। तब देखो इसे सूचित किससे करते हैं? इसे L M एवं 3D में चल जाओगे तो किससे सूचित करेंगे? n से। लेकिन 2D में भी L और M ही रहेगा। L M एवं n से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। L M एवं n से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत है? L M एवं n से, जहां L का वैल्यू कितना हो जाएगा? जहां L का मतलब हम लोग मान लेते हैं cos अल्फा। अगर x अक्ष के साथ जहां कोण बना रहा है उसे अल्फा अगर कहें तो L बराबर cos अल्फा हो जाएगा। m बराबर कितना हो जाएगा? cos बीटा। अगर 3D में अगर चलेंगे तो एक गामा बढ़ जाएगा, सॉरी n बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? n बढ़ जाएगा। और n का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? cos गामा हो जाएगा। n का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? cos गामा हो जाएगा। ठीक है। जहां अल्फा क्या है? अल्फा बराबर, ध्यान रखना, x अक्ष के साथ बनाया गया कोण, x अक्ष के साथ बनाया गया कोण है, ठीक है। x अक्ष के साथ बनाया गया कोण। बीटा क्या है? बीटा है y अक्ष के साथ बनाया गया कोण, y अक्ष के साथ बनाया गया कोण। गामा क्या है? गामा है z एक्सिस के साथ बनाया गया कोण, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों समझ में। अब बात आती है कि ये तीनों अगर कोण पता रहेगा तो हम लोग बना सकते हैं। तो हमें तो अभी 2D पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हमें यही दोनों पर ध्यान देना, L और M पर। हम लोग n के बारे में नहीं सोचेंगे। तो जो हम लोग के पास फिगर है उस फिगर के अकॉर्डिंग अगर चले, फिगर पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। फिगर में हमें निकालना है क्या? तो देखो हमने बताया था कि इसमें 2 बातों का फोकस करना है। एक तो बताया था कि x अक्ष के साथ, तो बता x अक्ष के साथ यही कोण बन रहा है ना, और ये कोण कितना मान लेते हैं? अल्फा। और ये y अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है? कोई दिक्कत है? चलो तो ये कैसे निकालेंगे? cos अल्फा। और कैसे निकालेंगे? cos बीटा। आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने L पढ़ा है और L का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? cos अल्फा। और cos अल्फा बराबर पढ़ेंगे तो लंब बटा क्या हो जाएगा? सॉरी आधार बटा क्या हो जाएगा? कर्ण। तो आधार इसके लिए कितना हो जाएगा? ये वाला, ये आधार हो जाएगा OM। अब बटा कर्ण बताओ कितना हो जाएगा? OM का मान तो हमें पता है कितना है? x है। OM का मान कितना है? x है। और OP का मान कितना है? ये तो cos अल्फा निकल गया। अगर तुमको cos बीटा निकालना हो तो एक बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ध्यान देना, अगर ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा क्या है? ये अगर तुम्हारा x है तो जाहिर सी बात है कि ये भी कितना होगा? अगर इस त्रिभुज में चले और cos बीटा निकाले जिसको m से सूचित करते हैं तो m बराबर हो जाएगा cos बीटा। और cos बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। इस कोण के लिए आधार कौन हो जाएगा? ये वाला। और इसकी लंबाई कितनी है? y है। और बटा कर्ण कितना हो जाएगा? तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस y। समझ में बातें आ रही है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करते हैं? x, और ये एक्चुअली देखा जाए तो क्या है? परिमाण है। ये ओपी का परिमाण ही तो है ना ऐसे।
ऐसे ही तो परिमाण निकालते थे। तो हमने दो बातें यहाँ से सीख ली, एल का मान x बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और m का मान y बटे रूट अंडर। अब अगर ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए तो एल स्क्वायर प्लस कितना होता है, और एल का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी केवल बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर और बटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है? दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर वाला जोड़ लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, दोनों सेम हो गया ना। कट के कितना आ जाएगा वाई, कट के कितना आ गया 1। मतलब क्या सीखा कि डायरेक्शन को साइन को अगर वर्ग करके जोड़ दिया जाए, डायरेक्शन को साइन को अगर वर्ग करके जोड़ दिया जाए, डायरेक्शन को साइन को अगर वर्ग करके जोड़ दिया जाए तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। और परीक्षा में बहुत बार पूछा है कि एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर का मान कितना होगा 1 होगा। 3D में चलेंगे तो ये क्या बढ़ जाएगा n बढ़ जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गया? अब चलो थोड़ा प्रश्न पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बना लिए थे और 5वां क्वेश्चन पूछा है कि बताओ भाई डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा। ओपी का डायरेक्शन इसी को शॉर्ट में डी कोसाइन लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? डी कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन दिक कोज्या। तो हमने पढ़ा दिक कोज्या, एक एल पढ़ा और एक एम पढ़ा। एल बराबर हम लोगों ने पढ़ा x बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस कितना पढ़ा, और इसका पढ़ा y बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा ही पढ़ा ना। ठीक, चलो x का मान कितना दे रहे थे 3, हाँ, और 3 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा 5। इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो 4 बटा कितना हो जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा 5, 4 बटा कितना 5। कोई दिक्कत? चलो छठा एक इम्पोर्टेंट बात समझना, छठा एक इम्पोर्टेंट बात समझना है, समझो। छठा जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखो, छठा हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, डी रेशियो। इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में दिक अनुपात। क्या बोलते हैं? दिक अनुपात। दिक अनुपात कहते किसको है समझना, दिक अनुपात किसे कहेंगे? तो दिक अनुपात कहने के लिए छोटा सा बात का ध्यान रखना है, डी से डायरेक्शन होगा, हाँ, डी फॉर डायरेक्शन और रेशियो, डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात कहते हैं किसको समझते हैं। डायरेक्शन रेशियो कहने के लिए ध्यान रखना कि डायरेक्शन रेशियो जो होता है ना, डायरेक्शन रेशियो कहते किसको? तो डायरेक्शन रेशियो कहते किसको? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन का क्या होता है? समानुपाती होता है। डायरेक्शन कोसाइन का, डायरेक्शन कोसाइन का समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या है और इसे सूचित किससे करते हैं? तो इसे ए बी सी से सूचित करते हैं। और समानुपाती का मतलब यह हो गया कि a का जो a बटा और डायरेक्शन कोसाइन कितना l, a बटे l का जो मान होता है वो b बटे बताइए m और c बटे n के क्या होता है बराबर होता है। समझ में आ गया? तो a बटा l बराबर b बटा m बराबर c बटा कितना हो जाएगा n, और इतना को अगर हम k मान ले, कितना मान ले तो आगे कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ी सी सहायता हो जाएगी। तो कहीं ध्यान देना। चलो तो a बराबर बताओ कितना हो जाएगा, चाहे l का अगर वैल्यू निकाले, इतना का मान इतना मान लीजिए, l का मान कितना हो जाएगा, l का अगर मान निकाले तो बताओ कितना हो जाएगा। l बराबर l का मान, चाहे l का मान छोड़ दो, a का ही मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं? a का। तो a का मान कितना हो जाएगा? a बराबर l गुने k, l के हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर m और c बराबर c बराबर m के हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग 2D में चल रहे हैं तो तीनों लेके चलने की जरूरत, केवल दो ही को लेके चलते हैं, a और b। बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? l k का स्क्वायर और प्लस l m k का। कोई दिक्कत तो है? अब आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें इसको। ये तुम्हारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा l स्क्वायर k स्क्वायर प्लस हो जाएगा m स्क्वायर k स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो l स्क्वायर
और प्लस एम स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, और के स्क्वायर कॉमन किया, कोई दिक्कत। और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को पता है कितना होता है, 1 होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, और बराबर कितना आ गया, यानी के स्क्वायर का मान इतना हो गया, इसका मतलब के का मान कितना हो जाएगा, के का मान हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी। कोई दिक्कत। अब इसमें उस मान को रिप्लेस कर देते हैं, चलो रिप्लेस कर देते हैं। ए बराबर हम लोग को पता है क्या होता है, ए बराबर हम लोग को पता है, देखो क्या होता है, ए बराबर हम लोग को पता है कि एल इंटू के, तो ए बराबर एल और के का मान कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इधर लेके चलाते हैं, ध्यान देना, इसको हम लोग नीचे लेके चलाएंगे तो ए बटा कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बराबर क्या बच गया तुम्हारा, एल। एल को क्या लिख सकते हैं, एल को तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एल का मान अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कितना होता है, एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसा ही पढ़े है ना। अब देखो तो दोनों एक जैसा लग रहा है, इसका मतलब ए किसके बराबर हो जाएगा, तुलना अगर करते हैं तो देखो ए किसके बराबर और बी किसके बराबर, क्योंकि यहाँ ए किसके बराबर, यानी यहाँ हमने एक बात जान पाया कि ए का मान किसके बराबर, एक्स के बराबर, और बी का मान कितना, मतलब हमने देखा कि जो आई और जे का जो गुणांक होता है वही क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। यानी अगर कोई वेक्टर मान लेते हैं ए बराबर लिख दिया 3i और प्लस मान लेते हैं 4j लिखा हुआ, तो पूछेगा कि बताओ इसका डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, तो डायरेक्शन रेशियो किसको कहते हैं, यही इसी को x कहते थे, इसी को क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो x के बराबर किसके बराबर, y के बराबर। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो कौन हो जाएगा, 3 और कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो डायरेक्शन रेशियो निकालना बहुत क्या है, आसान है, कुछ नहीं करना है, ये लोग उतार देना है, डायरेक्शन रेशियो में यही क्या कर देना है, उतार देना है। 6 बात समझ में आ गया। एक फ्रेश क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 6 से 30 सवाल, चलो ध्यान देना, इन 6 प्रश्नों का एक क्वेश्चन लेते हैं और लोग बनाते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है कि P, ध्यान देना, P मान लेते हैं कि 5, 12 प्लेन में दिया गया कोई बिंदु है, प्लेन में दिया गया कोई बिंदु है, प्लेन में दिया गया कोई बिंदु, अगर प्लेन में दिया गया कोई बिंदु है ना, तो पहला सवाल देखो बताना है कि बताओ ओपी वेक्टर कितना होगा। दूसरा सवाल पूछा कि बताओ ओपी वेक्टर का परिमाण कितना होगा। तीसरा सवाल पूछा कि ओपी के अनुदिश, किसके अनुदिश, ओपी के अनुदिश यूनिट वेक्टर कितना होगा, ओपी के अनुदिश यूनिट वेक्टर कितना होगा। चौथा सवाल क्या पूछेगा कि ओपी के अनुदिश कुछ भी कह देगा, ओपी के अनुदिश मान लेते हैं तुमसे पूछ दिया कि बताओ 7 परिमाण वाला, कितना परिमाण वाला, 7 परिमाण वाला वेक्टर कितना होगा, 7 परिमाण वाला वेक्टर कितना होगा, 7 परिमाण वाला वेक्टर कितना होगा। और पांचवा सवाल पूछेगा कि ओपी का डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा, ओपी का डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा। और छठा पूछेगा कि ओपी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। यही 6 सवाल तुमसे पूछेगा ना। कभी भी कोई क्वेश्चन देगा तो मैक्सिमम इतने ही सवाल बनते हैं। मैक्सिमम कितने सवाल बनते हैं, 6 सवाल। और यही 6 सवाल, इस 6 से ज्यादा सवाल कभी भी नहीं पूछ सकता। बताओ ओपी वेक्टर का मान कितना होगा, 5i प्लस कितना 12j। कोई दिक्कत नहीं। 3D में रहता, अगर मान लेते एकरा में 13 रहता तो प्लस 13 कर देते। तो 2D अगर समझ में आ रहा तो 3D ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, उसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं। ओपी का परिमाण बताया था, क्या कर लो, 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ लेंगे तो 169 और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये रह जाएगा। कोई दिक्कत है। अब और देखो, चलो तीसरा सवाल बनाते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है, तीसरा सवाल कहता है कि ओपी के अनुदिश यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ओपी में हम लोग इसके परिमाण से क्या करते हैं। चलो ओपी का मान कितना है, 5i प्लस 12j और इसका परिमाण ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया,
इसी को हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं 5/13i प्लस 12 कितना 13। कोई दिक्कत है? 7 परिमाण वाला वेक्टर पूछेगा तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अगर करने की जब बात आएगी तो हम लोग पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। कौन सा वेक्टर? ओपी वेक्टर बट्टे मोड ऑफ ओपी निकाल लेंगे यूनिट वेक्टर, और 7 से कितना कर देंगे। तो चलो बना लेते हैं। ओपी वेक्टर का मान देखो कितना है 5i प्लस 12j और बटा कितना, इसका परिमाण 13 आया था, इसका परिमाण कितना आया था 13 आया था, और इसमें कितना से गुना कर देंगे 7 से। तो 7 × 5 = 35 और बटा 13i हो जाएगा, और 12 × 7 = 84 और बटा कितना 13j। कोई दिक्कत है? तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात जो पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5वां है, 5वां क्या क्वेश्चन कह रहा था, ओपी का डायरेक्शन कोसाइन कह रहा था। तो ओपी का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? तो ओपी का डायरेक्शन कोसाइन हमने पढ़ा था एल बराबर पढ़ा था x/√x² प्लस y²। x का मान तुमको दे लेता क्वेश्चन में कितना 5, x का मान कितना है, x का मान 5 दिया हुआ है, और बटा कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस कितना दे रहा है y का मान 12 का स्क्वायर, तो 5 बटा कितना आ गया 13। और तुम्हारा एक m का मान पूछेगा तो m बराबर फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था y/√x² प्लस कितना y², और y का वैल्यू तुमको दिया कितना 12, और इसका मान निकाल लोगे 5 का स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो आ जाएगा तुम्हारा 12 बटा कितना। ये तुम्हारा निकल गया डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो 1 से सूचित करते हो किससे, a का मान किसके बराबर होता है 1, b का मान किसके बराबर, और x का मान क्वेश्चन में कितना दिया और y का मान कितना दिया। बन गया क्या? ऐसे सवाल बना लोगे। ये तो 2D की बात। अगर इसी को 3D में कन्वर्ट कर दें, किसमें कन्वर्ट करें, यानी प्लेन में देखो 3D में भी 6 सवाल पूछ सकता है तुमसे। पूछेगा कि बताओ प्लेन में p x y z 3 बिंदु दे रहे, p x y z 3 बिंदु हैं, कह देगा कि p x y z प्लेन में दिया गया एक बिंदु है, प्लेन में दिया गया एक बिंदु है, दिया गया एक बिंदु है। सवाल वही सब रहेंगे 6 सवाल। कितने सवाल? 6 सवाल रहेंगे। सवाल नंबर पहला की बात करें तो पहला रहेगा कि बताओ ओपी वेक्टर कितना होगा। दूसरा सवाल रहेगा कि इसका परिमाण बताओ कितना होगा। तीसरा सवाल क्या रहेगा? तीसरा सवाल रहेगा ओपी के अनुदिश यूनिट वेक्टर, ओपी के अनुदिश यूनिट वेक्टर रहेगा, ओपी के अनुदिश यूनिट वेक्टर रहेगा। और चौथा सवाल क्या रहेगा? ओपी के अनुदिश लैम्डा परिमाण वाला वेक्टर, वेक्टर रहेगा। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 5वां जो क्वेश्चन रहेगा वो ओपी का डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा, ओपी का डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा। छठा जो सवाल रहता है जिससे हम लोग कहते हैं ओपी का डायरेक्शन रेशियो, ओपी का डायरेक्शन रेशियो, यही सवाल पूछेगा ना। 3D रहे या तो 2D रहे, सवाल यही 6 रहेंगे। इसको बनाने के लिए हम लोग पढ़े थे xi कैप प्लस y कैप पढ़े थे, और एक में एक z फालतू है तो z को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, इसका परिमाण निकालना होगा। सब में वही फॉर्मूला, खाली जो बढ़ गया है वो बढ़ा देना है। इतना तक तो पढ़े थे, z बढ़ गया तो z² हो जाएगा। बाकी इसमें वही बात है, ओपी और इसके परिमाण से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, तो तुम्हारा बन जाएगा ओपी का मान तो तुम्हें पता है xi कैप प्लस yj कैप और प्लस कितना zk कैप, और बटा हो जाएगा √x² प्लस y² प्लस कितना। कोई दिक्कत? लैम्डा परिमाण वाला वेक्टर निकालना है, लैम्डा परिमाण वाला वेक्टर निकालना है तो ओपी वेक्टर और बटा कितना हो जाएगा मोड ऑफ ओपी, और इसमें कितना से गुना कर देंगे लैम्डा से। बात समझ में आ रहा है? डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो एल बराबर बताओ कितना हो जाता है cos अल्फा हो जाता है, m बराबर कितना हो जाएगा cos बीटा हो जाता है, और n बराबर कितना हो जाएगा cos अल्फा का मान क्या पढ़े थे x/√x² प्लस y² पढ़े थे ना। इसमें एक और बढ़ जाएगा प्लस कितना हो जाएगा z², इसका मान निकालोगे तो y बटा कितना हो जाएगा √x² प्लस y² प्लस कितना हो जाएगा z²। इसका अगर वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा z बटा √x² प्लस y² प्लस कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर डायरेक्शन रेशियो को a b c से सूचित करते हैं, किससे करते हैं? a का वैल्यू x के बराबर, b का मान y और c का वैल्यू किसके बराबर। इससे एक सवाल दो थोड़ा देख लेते हैं। सब क्वेश्चन रहेगा, खाली x y z की जगह हटाया हो रहेगा।
दिखाई दे रहा है ना सबको? खाली एक्स वाई जेड जो दिखाई दे रहा है तुमको, क्या दिखाई दे रहा है? एक्स वाई जेड। ये जो एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, इस एक्स वाई जेड के जगह देखो क्या रहेगा। इस एक्स वाई जेड के जगह पे मान लो कि रहेगा तुमको 3 4 और मान लेते कुछ 3 4 5, ठीक है। 3 4 कितना है? 5 है। ध्यान देना 3 4 5 है। अब चलो हमें निकालना है ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर का मान तो हम लोग पढ़े हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई कैप प्लस कितना हो जाएगा, यानी एक्स की जगह 3 तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस कितना हो जाएगा 5। इसका वैल्यू निकालना है तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ कितना का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9 9 प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा 25, यानी आंसर हो जाएगा तुम्हारा 50। 50 का वर्गमूल 5 कितना होता है? कोनो दिक्कत है? ओपी के अनुदिश क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। ओपी के अनुदिश अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो निकाल सकते हो फॉर्मूला के आधार पर। ओपी का मान तो अभी पता है कि 3i प्लस कितना होता है 4j और प्लस कितना हो जाएगा 5k, और इसके परिमाण से क्या कर देंगे 5/2 से भाग दे दो। किससे भाग दे दोगे? 5/2 से, तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए, मान लेते तुमसे लेमडा के जगह कहा जाएगा कि 7 परिमाण वाला वेक्टर बताएं। लेमडा के जगह क्या दे देगा क्वेश्चन में? 7 परिमाण वाला वेक्टर बताएं। तो ये यूनिट वेक्टर तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3i प्लस कितना 4j प्लस 5k, ठीक है ना, और बटा 5/2। इसमें हम लोग कितना गुना कर देंगे? 7 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे? 7 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। अगर तुमसे पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन पूछा तो डायरेक्शन कोसाइन एल पूछेगा, एल पूछेगा और क्या पूछेगा एल। तो एल का मतलब होता है एक्स बटे क्या होता है इतना, या इसी को हम लोग परिमाण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? परिमाण से भाग देते। तो एक्स का मान तो तुमको दिखाई दे रहा है, एक्स का मान कितना है 3 है ना, एक्स का मान 3 और इसका परिमाण कितना है 5/2, इसका मान 4 और बटा 5/2, इसका मान 5 और बटा 5/2 कितना हो गया 2, एलिमेंट निकल गया। अब इसका लास्ट में बच गया डायरेक्शन कोसाइन, तो निकल गया। तो ये तो आसान है, ए की जगह 3 हो जाएगा, बी की जगह 4 हो जाएगा और सी की जगह कितना होगा 5। कौन दिक्कत है क्या? ऐसे सवाल बन जाएंगे दोनों तरह के सवाल। एक टेस्ट देते हैं, होमवर्क है, क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन क्या है? पी मान लो कि देखो क्या क्वेश्चन है, 4, ये 4 लिखा हुआ है, 4 ध्यान देना, ये 4 है, 5 दे देते हैं, ऐसे 4 5 6 लिख दो, ठीक है ना। P 4 5 6 प्लेन में दिया गया कोई बिंदु है, प्लेन में दिया गया कोई क्या है, दिया गया कोई